अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्क़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम जब गुज़िश्ता हफ्ते एक ताराना निगाह डालते हैं तमाम की तमाम जो भी मसरूफियात थी, जो भी हालात और वाक़यात हुए, तो हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। मईशत पस मंज़र में चली गई है। गो के किसी भी मुल्क की सियासी इस्तेकाम का सबसे बड़ा जो पस मंज़र होता है वो होता है मईशत। मईशत अगर बेहतर है तो सियासी तौर पे भी आप दुनिया भर में जो है एक अच्छा मकाम रखते हैं। लेकिन इस वक्त हम सबके इल्म में है कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और 4 नवंबर पर पीटीआई यानी इमरान खान साहब जो है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अपनी लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या होता है सूरत हाल कुछ नहीं पता, लेकिन इसके मनफी असरात तमाम जगहों पर पड़ने शुरू हो गए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो सोने के रेट्स हों। अब बात यह है कि महंगाई का हम रोना रोते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम हमारा टोटली तौर पे इकोनॉमिक बेस है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इकोनॉमिक पे ही बात करते हैं, जबकि इस वक्त महंगाई की वजह से आम अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ेर बार हैं कि उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी जानिब इसी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हमारे मईशत के हैं वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, इसलिए कि हुकूमत की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा ना समझ में आने वाली हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। ये बात मैं कर रहा हूँ बिल्डर्स, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, जो कि एक पूरे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के कारोबार करते हैं और इस कंस्ट्रक्शन के कारोबार से तकरीबन 74 से 75 एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन उनको भी बिल्कुल से ज़्यादा बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया गया है कि उन्होंने हर किस्म की एक्टिविटीज़ से जो है अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर ली है। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके अलावा कराची शहर की जो सूरत हाल है अमन अमान की गुज़श्ता हफ्ते जो एक गुर्बत के गुज़श्ता दिनों मच्छर कॉलोनी में एक वाक़या हुआ, वो वाक़या क्या था? क्या कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार था कि लोगों के पास इतनी सब्र नहीं है कि वो एक दो बेगुनाह इंसानों का उन्होंने कत्ल कर दिया? वजूहात क्या थी? इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या मईशत और मईशत की सुस्त रवि की वजह से जो रोज़गार नहीं है या कोई और वजूहात है, उसकी वजह से जो है लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन सी हो गई है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और बात बात पर जो है वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि हमारे मेहमानों के अपने क्या ख्यालात हैं। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अल्ताफ़ ताई साहब, ये हैं सदर आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एसोसिएशन के ये अभी 2022 और 23 के लिए नामजद जो है सदर हैं। ये अल्ताफ़ ताई, आपको चेयरमैन कहते हैं सदर कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, ठीक है जी, ये चेयरमैन आबाद। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, जानी पंचानी शख्सियत हैं और एसएमईज़ में ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी आवाज़ें बुलंद करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस भी करते हैं कि उनके मसाइल को हल किया जाएँ। शेख हबीब साहब का ताल्लुक़ है, सदर हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के। थैंक यू शेख साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब एम रहमान साहब, ये भी काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत है, मेरे प्रोग्राम में आपने काफ़ी दफ़ा इनको देखा भी हुआ है, लेकिन ये इनका ताल्लुक़ नेचुरली जो है आबाद और ये रियल्टर्स, ये तकरीबन जो है चूली दामन का साथ है। 19-20 का इनका कारोबार में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के मवादात तकरीबन एक जैसे ही हैं। एम रहमान साहब का ताल्लुक़ है सदर है ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के। थैंक यू रहमान साहब, क्या आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उससे कबल मैं एक थोड़ी सी रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट के बाद दोबारा। कराची शहर यतीम शहर जिसका ना तो कोई वली वारिस है और ना ही कोई हुकूमत उसे ओन करती है। हालत ये है कि शहर को तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें नोच नोच कर खा रही हैं। कराची वो शहर जो कि हुकूमतों को हर बरस अरबों खरबों रुपए मुल्की खजाने में जमा करवाता है, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात तो एक तरफ, शहरी अब सब कुछ भूल कर अपनी जानो माल की फिक्र में पड़ गए हैं। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी इससे महफूज नजर नहीं आते। दूसरी जानिब शहर के बासियों को माशी दहशत गर्दों के सुपर्द कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक ने सियासी
सियासी जमातों को इमदाद और फंड्स के नाम पर भत्ता देकर लूटने का लाइसेंस ले लिया है और हमारी तमाम सियासी जमातें मगरमच्छ के आंसू बहाकर शहरियों को झूठी तसल्ली दे रही हैं। एक जानिब महंगाई के सबब आवाम का जीना दोभर हो गया है और दूसरी जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल्स और माशी दहशतगर्द के इलेक्ट्रिक ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। सिंध हुकूमत अंदरूनी सिंध अपने वोट बैंक को बचाने की फिक्र में लगी हुई है। उसे कराची शहर से सिर्फ टैक्स और सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की फिक्र है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची में वोट नहीं मिलते। ताजिर और सनतकार एहतिजाज और मुजाहरों से थक कर अब अपनी हिफाजत के लिए अपने इलाकों में कम्युनिटी पुलिसिंग के निजाम को अपना रहे हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पे ही हम अहाता करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगाज करेंगे और इस पे ही हम रहेंगे कि कराची शहर के असल मसाइल क्या हैं, जो कि हमारे अपने ताजिर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं उनके अपने क्या ख्यालात हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से के बाद वापस आएंगे तो अपनी तसल्सल से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, प्लस जो अपने मेहमानों से मैंने आपकी तरफ करा दिया कि अल्ताफ ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख हबीब साहब और एम रहमान साहब। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अल्ताफ ताई साहब से। अल्ताफ ताई जो कि सदर हैं आबाद के। सबसे पहली बात तो बहुत मुबारक हो सर कि आपको 2022-23 के लिए जो है सदर जो है वो नॉमिनेट किया गया। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कराची शहर की मईशत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अगर एक तरफ कर दें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे 70 से 72 74 के करीब इलाड इंडस्ट्रीज से कहते हैं कि इससे वाबस्ता हैं। लेकिन इस वक्त कराची शहर के अंदर, जो कि एक ज़माने के अंदर मेरा अपना ज़ाती राय है कि बिल्डर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे कराची में, कराची हैदराबाद, अब क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया और आपके तवज्जुह से मैं जवाब दूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची और जो पाकिस्तान का कराची जो सिंध सूबा है, इसमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी पहले, और आज के टाइम पे इस वक्त बड़ी मांद हो गई है। इसकी 2 वजह है। एक तो जो कमर्शियल जो रोड्स डिक्लेयर थे वो रोड्स पे अभी परमिशन नहीं मिल रही है कोर्ट्स के ऑर्डर की वजह से। एक तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त कंट्री की, वो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि जो डिवैल्यूएशन रुपीज़ हो रहा है वो इतना तेज़ी से हो रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बिल्डर्स कि वो किस तरीके से कंसिस्टेंट प्राइस रख के उस काम को करें, उस काम को पूरा करें। तो इसीलिए सारे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे हॉल्ट हो गए। और जो बिजनेसमैन है ये सोचता है कि ज़ाहिरी बात है ये जो काम है हम 2 साल 3 साल 4 साल में जाके पूरा करते हैं, तो वी हैव नो आइडिया फॉर द इन्फ्लेशन, वी हैव नो आइडिया फॉर द डिवैल्यूएशन, और ये पोजीशन नहीं पता चल रही कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से लोगों को डिलीवरी देंगे। इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ का अमल दखल है? इसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ का भी अमल दखल आप कह सकते हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस में जो कमोडिटीज़ की प्राइस जो बहुत अप हो गई थी, जैसे आयरन है, जैसे कोल है, जैसे ऑयल है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क था। अब वो प्राइसेस जो कमोडिटीज़ की नीचे आई हैं उसका भी यहाँ पे अभी बेनिफिट दे नहीं रहे, क्योंकि कार्टेल और सीपीआई सेंट्रल प्राइस इंडेक्स की वजह से कार्टेलाइजेशन हुआ है। कार्टेलाइजेशन की वजह से ये बेनिफिट नहीं, मेरा कह रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे तो इंपोर्ट पॉलिसी का इतना असर नहीं होता, इसलिए कि तकरीबन 80% जो चीज़ें हैं आपके मुल्क में ही तैयार होती बनती। बहुत अच्छी बात की आपने सर, लेकिन रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होता है ना। अगर सीमेंट पैदा होती है तो वी हैव टू इंपोर्ट कोल, कोल इंटरनेशनल प्राइस से आता है। इसके बाद ऑयल प्राइस जो उसकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन करते हैं, दूसरी से कंजप्शन करते हैं, सीमेंट का कार्टेलाइजेशन की वजह से सीमेंट की प्राइसेस बजाय नीचे आने के उन्होंने 600 रुपये और इंक्रीज कर दी। द रीज़न बेस्ट नोन बाय द ऑनर ऑफ द सीमेंट एसोसिएशन एंड द कार्टेलाइजेशन, कि इन्होंने क्यों इस मौके पे जब हर चीज़ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में नीचे आई है तो इन्होंने बढ़ाया प्राइस। दूसरा, इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस में इस वक्त जो रॉ मटेरियल है आयरन ओर, उसकी प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे उनको नहीं मिल रहा, बिल्डर्स को नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि देखें ये जो इंडस्ट्री है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर। और आपने जो कहा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो देखें अपनी जगह पे जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि जितनी भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, और ये वो इंडस्ट्री है जो बिल्डर्स की वो इंडस्ट्री है कि जो खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके बाद इससे 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं, इसके बाद एक लेमैन को मिलती है, और एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जिसकी हम
ہماری جو فروٹ ہے وہ ہے لینڈ. اگر ہم نے لینڈ پرچیز کیا, اس کے بعد اگر اس لینڈ کے اندر ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آئدر اس ایکٹیویٹی میں جو بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں, جیسے لاکھ فٹ کنسٹرکشن کی 5,000 روپے کاسٹ آئی, تو وہ 5,000 روپے کاسٹ یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ اکانومی کے اندر جاتی ہے. اس کا ٹوٹل 100% پارٹ اکانومی کے اندر جاتا ہے, آئدر ان دا ٹرمز آف ٹیکس, آئدر ان دا ٹرمز آف سیل ٹیکس, آئدر ان دا ٹرمز آف ٹو پرچیز را مٹیریل فرام دا انڈسٹریز. 72 الائڈ انڈسٹریز جو کہ ڈبل ٹیکسیشن کرتی ہے, وہ الگ ٹیکس دیتی ہے, وہ الگ سیل ٹیکس دیتی ہے. تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے گورنمنٹ کے ایکسچیکر کو ملٹیپلائی کر کے ایکسچیکر. لیکن یہ چیزیں ساری کیوں مان پڑ رہی ہیں؟ بیکاز آف دا اکنامک ایکٹیویٹیز جو اس وقت ہماری. مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں جو ایکٹیویٹیز تھی بند ہوئی, پنجاب میں ایکٹیویٹیز جاری ہیں, وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. پنجاب میں ون ونڈو آپریشن ہے, پنجاب میں پرمیشن کے لیے پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ الحمدللہ جو بھی حکومت کی پالیسیز اس میں عمل دخل ہے, پالیسیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یہاں پہ ہجز بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ پرابلمس بہت زیادہ ہے اپروول کے لیے. جسٹ بیکاز آف ڈیٹ یہاں پہ پرابلم ہے. پھر بھی ہمارے جو ایسوسیشن کے بلڈرز ہیں, جو کہ 1400 لوگ ہیں جس میں سے لوگ کام کر رہے ہیں, پھر بھی مطلب آپ سمجھیں کہ پوری کوشش کر کے جتنی طریقے سے کام تو کرنا ہے نا, جہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کام تو کرنا ہے. جتنی بھی پرابلمس حل کرنے کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں کہ پروجیکٹس لائیں, امپلائمنٹ دیں, جنریٹ کریں, اپنے امپلائمنٹ جنریٹ کریں, ٹیکسز بھریں, جس کے لیے ہم چاہیں گے گورنمنٹ کے, آپ سے توسط سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہم کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹیویٹیز چلیں گی. اور اگر یہ انڈسٹری چلے گی تو اس ملک کو فائدہ ہوگا, کیونکہ 1/3 آف دا GDP ہم کنٹریبیوٹ. سابقہ حکومت عمران خان کی تھی, سابقہ حکومت عمران خان میں پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی اور اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ فیسلٹیز بھی دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سابقہ حکومت کی پالیسی بہتر تھی؟ دیکھیں سابقہ حکومت بھی پالیسیز ہاؤسنگ کے حساب سے بہتر تھی, کیونکہ انہوں نے ہاؤسنگ کو فوکس کیا ہوا تھا. ایمنسٹی بھی دی انہوں نے. جی ایمنسٹی دی, تو ایمنسٹی تو بڑی انہوں نے بڑی اسمارٹ موو سے ایمنسٹی دی تھی. ایسے نہیں کہ ایمنسٹی دی تھی کہ آپ اپنے گرے پیسے ڈکلیئر کر کے آپ اس کو وائٹ کر لیں اور یو ہیو ٹو پے سم ٹیکس. اس طرح نہیں تھا. وہ بڑی ایک لانگ ایمنسٹی تھی, لانگ ویژن والی ایمنسٹی کہ یو ہیو ٹو پرچیز a plot from that amount and then you can get the benefit of this plot after completion of the project. It never means that today you purchase the plot and you can get this amnesty. No, you have to purchase the plot. ایک سہولت تو ملی تھی. نہیں, سہولت اس طرح نہیں تھی کہ آپ کو دس اینڈ دیر سہولت مل جائے. یو ہیو ٹو پرچیز دا پلاٹ, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا پرمیشن ود ان اے سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا پروجیکٹ ود ان سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا اسٹرکچر آف دیٹ پروجیکٹ ود ان سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دے کین 4-5 سال کے بعد آپ کو اس کا. جی اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کی لیز کریں گے. جو اس کا فرسٹ آنر تھا 50% آپ کا وہ مال بکنا چاہیے, تقریباً 50 آپ کے کمپلیٹ ہونے تھے. بینک تو لیزنگ کر رہے تھے نا, اس کی وجہ سے بکنا آسان تھا. دیکھیں بینک لیزنگ کر رہے تھے, یہ بینک لیزنگ نہیں کر رہے تھے, بٹ آپ جب بھی اویل کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ سارے سسٹم کو کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک بھی سسٹم اس میں سے لیپس ہوتا ہے, آپ کو پرمیشن نہیں ملتی اگر جون 2021 سے پہلے, تو آپ 111 میں آ جاتے ہیں کنسیلمنٹ میں. اپنی جگہ ہے, لیکن حکومت چلی گئی, اس کا نقصان ہوا کچھ نہیں. اس کا نقصان نہیں, وہ پالیسی تھی, وہ تو آرڈیننس کی تک پالیسی وہ چل رہی ہے. جنہوں نے اس کو اویل کی اور جو اس کو کمپلیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی دے کین گیٹ دا بینیفٹ ایز پر دا آرڈیننس آف پاکستان. جی شیخ حبیب صاحب, گزشتہ ہفتے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب میں, کافی زیادہ شعلہ بیانی کیا آپ نے, بڑے چنگاڑ رہے تھے, غصے میں تھے, وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وجہ تو آپ کے سامنے ہے, بڑے لہجے میں آپ نرم ہیں لیکن اس دن بڑے چیخ رہے تھے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے نا اس وقت بے حد پریشان ہے. اس کی وجہ ہے کہ معیشت, جب ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو آٹومیٹلی کی جو ہے عوام پہ اس کا نقصان آتا ہے. پھر یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے معاملات ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. چلے بدقسمتی یہ ہے کہ 6 ماہ پہلے ایک PDM کے نام پہ ایک جماعت بنی. میں اس بات پہ اعتراض کروں گا, 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں سر, 13 جماعتیں. سر میں 13 جماعتیں, میں 11 نہیں. آپ یہ مت کہیے گا کہ جماعتیں اکٹھے نہیں ہوتی. جی 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاکستان میں چلے کچھ نظر آیا. لیکن سر 7 ماہ لیکن بات وہی ہے نا کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں لیکن 13 ایسوسیشن اکٹھے نہیں ہوتے تاجر والے. ہاں چلے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیاسی جماعتوں کے جو اختلافات تھے, چلے شکر اللہ کا کہ پاکستان کے اندر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے, اور انہوں نے 7 ماہ کے اندر, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں بہت کچھ دیں گے, کہ پچھلے 18 مہینے 2 سال پیچھے جاتے ہیں تو جو مہنگائی کا جو ریشیو تھا پچھلی حکومت میں وہ 7 سے اور 8% تھا, اور 6 ماہ پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو وہ 14 سے 15% تھا. آج 7 ماہ گزرنے کے بعد اس وقت جو مہنگائی جو اس وقت ریشیو ہے وہ 47 اور 46% آ رہا ہے. ایسا ہی. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, قداور جماعتیں, یہ بھی اگر ہمیں کوئی بینیفٹ نہ دے سکیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ہماری ملک کی معیشت تو تباہی کی طرف جا رہی ہے نا. صرف سیاسی بحران, اس پہ کچھ قدرتی آفات بھی ہے نا, سیلاب آ گیا,
सैलाब की वजह से भी कुछ थोड़ा सा देखिए सैलाब आ गया तो इनके लिए तो मैं कहूंगा कि इन हुकूमतों के लिए बहुत फायदा मंद हो गया, इनको बहुत बेनिफिट मिल गया, उसके अंदर ये छुप गए। देखिए 55 से 54% हिस्सा जो है फ्लड की नजर हुआ पूरे पाकिस्तान में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो कराची हुआ, सॉरी सिंध हुआ, ठीक है ना, सिंध और बलूचिस्तान हुए। सिंध और बलूचिस्तान, सिंध में सबसे ज्यादा वो। मुझे ये बताइए कि दुनिया से इनको मराहत मिली, दुनिया से इनको ये सारे तो कह रहे हैं कि नहीं मिली उतनी। नहीं जी ना, बहुत आटे कुछ में मिला। नमक के बराबर मिली है जनाब, बहुत कुछ मिला है, उसके बावजूद भी ये मुझे बताइए आटे के नमक के बराबर भी नहीं लगा सकेंगे। ये बदकिस्मती तो हमारी ये कि ये सिंध गवर्नमेंट हमारे आटे के नमक के बराबर भी नहीं लगा सकेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, ये इनका मैटर्स है कि इन्होंने क्या करना है। हम तो ये कहते हैं कि ये 7 महीने के अंदर जो इन्होंने दावे और वादे किए थे ना, वो पूरे नहीं कि इन्होंने कहा था कि जी हम 180 रुपये का डॉलर ले आएंगे, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे और आटे पे और खुर्द एशिया पे जब हमारी जो ग्रोसरी है उस पर रेट कम करेंगे। तो हमारी बदकिस्मती बिजली की कीमतें कम करेंगे। सर गैस बिजली के गैस तो नायाब है सब ना, हमारे मुल्क में तमाम इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री तो बंद होनी चली आ रही। इसलिए अब आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन से इलेक्ट्रॉनिक और मोटरसाइकिल से जी, जी। इन दोनों की कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल 100% जा रही हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि आप मुझे ये बताइए कि एक चीज जो कि सब्जी को अगर हम ले लेते हैं तो 40 से 50 रुपए किलो थी, आज 7 महीने अब इसके इस टाइम के इस वक्त 200 रुपए और 250 रुपए किलो का आइटम्स। बिल्कुल सही। 6 माह के अंदर आटे के ऊपर आप ये देख लीजिए कि 10 किलो के आटे के थैले के ऊपर 20 रुपए का, यानी कि 600 रुपए का इजाफा कर दिया। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगी? जो 110 रुपए और 120 रुपए दूध बिक रहा था वो 200 रुपए हो उसे गया। 200 रुपए में कर दिया। और मुझे अफसोस हो सरकार रहा का नर है कि 170 आज जो मुका हुआ है वो 170 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया। कितना परसेंट का रेशियो बढ़ाएंगे दूध के अंदर? लेकिन उनकी यानी कि चारे पे कितना परसेंट है? चारे जो पे क्या मजबूरियां आपकी हैं वही मजबूरियां सर उनकी भी हैं। बिल्कुल They are होंगी। also a देखिए traders. गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है चीज है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक हमारे मुल्क में कोई चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हमारी बदकिस्मती है कि चाइना की मोटरसाइकिल हम पिछले साल 50,000 रुपए की बेच रहे थे, आज 80,000 रुपए की है। कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम करें क्या? तो इसमें तो ताजिर इन्वॉल्व है ना। देखिए मेरी बात, छोटा जो कि वो जानबूझ के महंगा बेच रहे हैं। जवाब नहीं सर, अभी कहने की बात है। छोटा ताजिर अपनी जगह परेशान है, कौम अपनी जगह परेशान है, बड़े बिल्डर अपनी जगह परेशान है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की ये आबादी का शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये सिंध का दारुल खिलाफा है। 70% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है बदकिस्मती से, और 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। 100%। उसके बावजूद इस कराची को आप ये देख लीजिए कि ना पीने का पानी मेरा साफ, ख्याल है कि शेख ना यहाँ साहब, ट्रांसपोर्ट है। ये गुज़श्ता अपनी जिंदगी जितनी है कि 50-60 साल से हम देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हर दफा कोई ना कोई जब फ्लड आता है या कोई मसला आता है तो लॉलीपॉप बड़ा अच्छा दे दिया जाता है कि इंशाल्लाह इस पे वर्किंग कर रहे हैं, इस पे कर देंगे। चलो उम्मीद है तो अल्लाह करे। आपने महंगाई से आप लोग परेशान हो गए। बहुत ज्यादा सब कारोबार ही नहीं है ना। देखिए बात ये कहने का कि आवाम इंडस्ट्री ये पूछती है, उसके बाद एक रिएक्शन आया मेरे पास, एक मैसेज आया मेरे पास कि आप ये पूछिए ताजिरों से कि ताजिर जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो ये चीजें फरोख्त कौन कर रहा है? तो ये हमें देंगे ना। बात ये कहने का होलसेल में जब आप शिपमेंट रोक के रखेंगे, 6-6 महीने आप उनको डिलीवर नहीं करेंगे और उन पर डैमेज डालेंगे तो हम खड़े कहाँ होंगे? जब उसके पास आइटम ही नहीं आएगा, ये आइटम बिल फर्जे कंटेनर में आया है, 6 माह से पड़ा हुआ है। जब ये 6 माह से रिलीज नहीं होगा, 100% मुत्तफिक हूं, 100% मुत्तफिक हूं। मेरे सामने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में कराची चैम्बर में वो ट्रेडर्स जो थे वो परेशान थे कि उनके कंटेनर आके फंसे हुए और स्टेट बैंक के मुख्तलिफ जो एसआरओज की तहत जो है वो रुके। देखिए ये रोपे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह करके हम डॉलर को कर लेंगे। अब देखिए ना, मैं क्या कहूँ अभी, मैं अपने मुझे अफसोस होता है इस हुकूमतों पे कि मिर्जा इस्माइल साहब जो 7 महीने पहले आए थे उनको इस तरह लगा के भेजा गया कि उन्होंने आते एक बम लगा दिया। या इससे पहले पाकिस्तान नहीं चल रहा था, इससे पहले मामला तो नहीं थे। एक आप अंदाजा करें कि 10 रुपए पेट्रोल पे पिछली हुकूमतें बढ़ाए थे तो इन्होंने वावेला मचाया है नून ने कि जी एहसन इकबाल साहब ने मीडिया पे आके कहा कि ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। 10 रुपए उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल सारी सियासी जमात एक दूसरे पे डालती है। हम किसी सियासी जमात को नहीं, हम तो ये समझते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के मसाइल कौन हल कर सकता है? हमें ना इलेक्शन चाहिए, ना हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो इस मुल्क की मईशत मजबूत चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ना हमें धरनों से कोई सरोकार है, ना हमें किसी और चीज से कोई सरोकार है। 100% बात ये कि अवाम को, रहमान साहब, अवाम को डॉलर के रेट से कोई नहीं है, करंट रेट और खसारा किया जा रहा है उससे कोई कंसर्न नहीं है, ग्रोथ कितनी जा रही है इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन बात वही है कि कौन जिम्मेदार है? देखिए अफसोस है ना कि देखिए 13
जमातें कितनी पाकिस्तान कितनी, अगर ये सिंगल इलेक्शन लड़ने के बाद आगे तो ये क्या करेंगे? मैं तो इसमें परेशान हूँ। मैं तो सिर्फ इतना तो जानना मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इनको ये तवज्जो देनी चाहिए। तेरा एसोसिएशन आप भी तो मिल जाए ना, इकट्ठे हो जाए ना सर, बिलखुसूस अगर हम पीडीएफ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें सोचेंगे। तेरा एसोसिएशन आप ही खड़े। जी जिनेमान साहब, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? इसलिए कि देखें, आपका जो ताल्लुक है वो आबाद से जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई उससे मेरा ख्याल है पे बिल्कुल अटैच है। आप कैसे अपनी सर्वाइव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल साहब शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। थैंक यू। देखिए, जो बेसिक इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉब्लम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। 100%। जब तक आप इस सियासी सर, अदम इस्तेहकाम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नहीं, आपका मुझे बताइए, मुआशी इस्तेहकाम कब था? सर, ये तो एक अपना जो इस वक्त हज़ब इक़्तिदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये तय करना है कि ये कब तक आप लेके चलेंगे। तो जब तक मुल्क में आप इस सियासी इस्तेहकाम को नहीं लेके आएंगे, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चैनल्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात 1971 की तरह है इस वक्त। सब बिल्कुल उनकी प्रोडिक्शन ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त कई हिस्सों में बढ़ चुका है और इसके कसूरवार यही सियासतदान, यही इस्टेब्लिशमेंट है। तो हम तो एज ए ताजर बरादरी देखते हैं कि जब तक आप मुल्क में इसको इस्तेहकाम नहीं बख्शेंगे तब तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप जितनी मर्जी पैरासीटामोल दे दें, कुछ भी कर लें, ये मुल्क नहीं चलेगा। और अब आप देखें, वफाक किसी के पास, पंजाब किसी के पास, सिंध किसी के पास, केपी किसी के पास, बलूचिस्तान किसी के पास, ऐसे चूं चूं का मुरब्बा देने से मुल्क नहीं चलते। आपको कोई ना कोई फैसला अब करना पड़ेगा। ताजिर बरादरी की चीखें निकल चुकी हैं। हमारी चूँकि इंडस्ट्री रियल एस्टेट की है और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के भी नुमाइंदे यहाँ पर, चेयरमैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है और आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी महंगी है कि कोई प्रोजेक्ट आप अभी अनाउंस करें। एक चीज़ बता दीजिएगा, ये तो बड़े बिल्डर है ना, ये तो एक प्लेट करके फ्लैट बनाते हैं, इनको 10 लोगों से एनओसीज लेनी पड़ती है होती। आप रियल एस्टेट के कारोबार से आप लोग वाबस्ता हैं, तो ये जो आम आदमी प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो ये क्या सूरत है? सेल परचेज बिल्कुल रुक चुकी है। देखें, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ आपसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट चलाने वाला ये सबसे बड़ा शोबा है। जैसे कि लास्ट ईयर आपको भी पता है कि $32.4 बिलियन आए, उसमें से 65% हमारी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट हुए। दिस मीन्स कि $21-22 बिलियन। बिल्कुल। अब मसला ये है कि डॉलर का इन्फ्लेशन वो इतना ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा डॉलर रखने में होता है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने में उनको वो फ़ायदा नहीं जो इस वक्त डॉलर लेने में फ़ायदा है। तो कौन यहाँ पर पैसे भेजेगा, कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? आप कैसे हुकूमत चला रहे हैं? ये मुल्क तबाह होगा। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा साल में आप कैसे, कितना फर्क आया? कितने सर देखें, इतना मैं ये कह रहा हूँ कि सेल परचेज खत्म हो चुकी है। हमारे रियल्टर्स जो है वो अपनी शॉप का बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से रियल एस्टेट का करेंगे? अच्छा, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जब नहीं चलेगी तो रियल एस्टेट एजेंट कहाँ से कोई प्रोजेक्ट बेचेगा, कहाँ से वो कोई फ्लैट बेचेगा, कहाँ से कोई प्लॉट बेचेगा? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम ट्रेडर्स जो आम लोग प्रॉपर्टी में लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी चलती है जो आपका पैसे वाला तबका है या जिसके पास पैसा है, जब वो इन अखराजात से नहीं निकलेगा, महंगाई से नहीं निकलेगा, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी परचेज करेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब पॉइंट। कीमतें नीचे आई सर, कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं। अब मौजद के साथ सट्टा बहुत चलता है। सर देखिए, सट्टा चलता है ओपन लैंड पे। जो सट्टा बहुत चलता है, देखें जो ओपन लैंड है, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, सट्टा वहाँ पे चलता है। जैसे आप मिडल ऑफ द कराची 63 टाउन की मिसाल देख लेना, 63 टाउन स्कीम 33 क्या तबाह बर्बाद हो गए सर। देखिए, 63 टाउन अभी भी इस वक्त हमारी जो लोवेस्ट तबका है उसके लिए अभी भी सबसे सस्ती स्कीम है। 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, 10 लाख रुपए का वहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। लेकिन 63 टाउन की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ भी डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पानी, बिजली, गैस ही नहीं दे सकी एमडीए। तो जब तक आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई आम तबका घर कैसे बनाएगा? तो इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी इस्तेहकाम से जुड़ी हैं। जब तक आप ये इस्तेहकाम नहीं देंगे मुल्क को, मुल्क का मैशियत का पहिया नहीं चलेगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ताजर बरादरी पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, खुदारा रहम करें। इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बादी वाली कंडीशन है मुआशी लिहाज से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पे हम इससे बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू की हम जा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ इसका नतीजा भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे। साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम हाजिर हैं और जो गुफ्तगू चल रही थी वक्फे में जाने से कबल, यकीनी तौर पे हमारे तीनों मेहमानों ने अपने अपने सेक्टर्स के अपनी नुक्ता निगाह से यकीनी तौर पर बहुत ही मुतासिर कुन अंदाज में जो है उनको पेश किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों से आप भी मजबूर होंगे कि कितने मजबूर हैं कि वो ताजिर होते हुए भी जो है वो ये कहते हैं कि मुल्क में सस्ताई होनी चाहिए ताकि लोगों को परचेजिंग पावर बढ़े। बहरहाल अल्ताफ भाई, बात ये है कि सवाल ही पैदा होता है कि बिल्डर बहुत बड़ी, मतलब ये कि एक इन्वेस्टमेंट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने ये देखी हैं कि कुछ चीज़ें पर जहाँ पे इलीगलिटी होती है, इलीगल होता है। कुछ बिल्डर्स जो हैं वो मतलब ये कवानीन की पासदारी नहीं करते और आवाम उस पर जो है वो होती है, क्या कहते हैं, सफ़र करती है। इस पर क्या होना चाहिए? यानी कि या ना तो आप उनका मुदावा करते हैं ना हुकूमत करती है। देखें, आपने ये कहा कि आवाम को जो मलावा करने की बात है, देखिए बिल्डर एक काम करता है जो लीगल बिल्डर की बात करता है, वो सारी बात है। अगर वो एक प्लॉट ऑब्टेन करता है कि जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसके साथ साथ ये सारी एनओसीज लेके, सारी सेल एनओसीज लेके, जो कि सारी ऑनलाइन है, सारी ऑनलाइन लेने के बाद, हर चीज़ लेने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन करता है और अगर उसमें थोड़ा सा कोई इकोनॉमिक की वजह से डिले होता है या दूसरी चीज़ होती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम अगर अपना शऊर और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद, नो हाउ ऑफ द प्रोजेक्ट करने के बाद अगर उसमें परचेज करती है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो। मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिसाल बाजी में हमने देखा, मैं नाम किसी चीज़ का नहीं लूँगा, बाजी में हमने देखा कि वो सारे एनओसी के सब कुछ हुआ, अवाम ने बुक कर दिया, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, वो डेमोलिश हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मर तो आवाम के ना। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि माजी में उस बिल्डर ने भी अपनी जितनी एनओसीज थी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, बट वी हैव रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के तहत जो भी हुआ आपके सामने भी है, सफर तो आवाम ने किया ना, आवाम ने सफर किया। और अब आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टिल द प्लॉट इज इन द कोर्ट एंड वी आर ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि उसको सेटल करें और आवाम को जो इसके जो भी नुकसान आते हैं, अलादीन पार्क को जो तोड़ा, क्या इसके एनओसीज नहीं थे? अलादीन पार्क के भी एनओसीज थे, बिल्कुल थे। मुझे याद है 97 में इसकी ओपनिंग हुई थी, व्हेन आई वाज इन दी जंग न्यूज़पेपर में था मैं, उस वक्त हुई थी 97 में। आप मुझे बताइए कि जो इतनी अरसे से बेवाएँ थी, जिनकी दुकानें थी, बेवाओं के कारोबार थे, कुछ लोग गरीब लोगों के थे जिन्होंने इन्वेस्ट की थी, तो वो कौन जिम्मेदार है? आप ये सवाल हमसे करते हैं कि अवाम अफेक्टीज है, तो वी आर नॉट अफेक्टीज, वी बिल्डर्स आर नॉट अफेक्टीज। हम भी तो अपने बच्चों को दो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना। वी आर द बिगेस्ट अफेक्टीज देन द विक्टिम्स, क्योंकि हमने ये, अगर हमारे बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई तो उसका कॉस्ट क्या है कि भाई वो बिल्डिंग बनाए और लोगों को अच्छी रिहाइश दे और दो पैसे अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए। उसने भी वही काम किया। इसके बाद जो इसके साथ हुआ, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा अफेक्टी है ना। आबाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, आबाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद आबाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अपने प्लेटफॉर्म में, आपके जोड़ीदार जो है वो रियल एस्टेट वाले भी हैं, इसके अलावा जितने भी अलाइड इंडस्ट्रीज वाले भी। आइंदा के लिए, मुस्तकबिल में इससे बचने के लिए आबाद ने कोई पॉलिसी वज़ा की है? हम भी तो यही करते हैं कि कोई पॉलिसी वज़ा कर दें। देखें, आबाद है ना, एक जो आबाद एसोसिएशन है वो लीगल जितने भी बिल्डर्स हैं इसको प्रोटेक्ट करती है। और हमको जो एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो चीज़ हमको कहा गया है कि आप ये चीज़ फॉलो करें, ये चीज़ एनओसीज ले, ये गवर्नमेंट की फीस भरे, ये सब आपको लेना है, कंप्लीशन करना है, हम वो सब चीज़ करते हैं। अगर उस सब चीज़ करने के बाद भी हमको कहे ना कि भाई आपको यहाँ से जाके एक और नस्ल लेनी है तो हम ले लेंगे ना, बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर सेलिंग अवर प्रोजेक्ट। पर हमको तो खुद को नहीं पता है कि सब ये सेल एनओसी लेने के बाद कब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, कौन सी एजेंसी आ जाएगी, कौन से इंक्रोचमेंट वाले आ जाएंगे। आज मैं अपने आबाद के ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे फॉर्मर चेयरमैन, उनकी जमीन पे आके इंक्रोचमेंट वालों ने, जो जमीन बन चुकी है, लीगल है, उसमें आके बोलते हैं कि आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। उस कोर्ट से स्टे लेने के बाद भी वो बोलते वी कुड नॉट नो द कोर्ट स्टे। तो हम कहाँ जाए, मुझे आप बताएं। एक तो कोर्ट का स्टे भी नहीं मान रहे, एक तो आप बोलते हैं इस बुरी पोजीशन में, इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में 100%। ये हमारे बिल्डर्स या हमारे जितने बिजनेसमैन हैं, आइदर कोई भी एसोसिएशन है, सारे इसके ट्रेडर्स हैं या सारे बिजनेसमैन हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, इस मुल्क के एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। क्योंकि एक आम आदमी कहाँ से मुफीद होगा? अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब इंक्रीमेंट होगी, जब भी इस मुल्क का पहिया चलेगा ना। आपने बोला कि इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है, तो इस महंगाई कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट कहां से पैसे देगी? अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, जनरेशन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो लोगों के पास पैसे जाएंगे, इससे पहले कैसे पैसे जाएंगे? दे सकती है, बिल्कुल पॉलिसीज हुकूमत दे सकती है। हुकूमत को हमेशा पॉलिसी ना होने की वजह से महंगाई बढ़, देखिए हुकूमत को जो पॉलिसी बनानी चाहिए, स्टेक होल्डर को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में होगा, स्टेक होल्डर्स को बताना चाहिए कि क्या हमारे साथ होगा, जितना काम भी होना चाहिए एज पर लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं, चाहे ये एसोसिएशन हो या कोई भी एसोसिएशन हो। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, आपने कहा कि 80,000 रुपए में मोटरसाइकिल चाइना की मेड इन चाइना बिकती है, जो 50,000 रुपए की बिकती थी, और आपने कहा कि इसमें ट्रेडर्स का नहीं, इसमें ट्रेडर्स का प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर एक चीज पीछे से महंगी आएगी, जो रुपया आपका 180 रुपए 170 रुपए से इनकैश होता था डॉलर, और जो इसका जो सीकेडी थे, जो मटेरियल आता था, उसके बाद आप कहते हैं लेबर नहीं मिलती, लेबर महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, यूटिलिटीज महंगी हो गई, तो सारी कॉस्ट तो उसी के ऊपर आएगी ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर आएगी। उस प्रोडक्ट के बाद जाके जो एक जनरल पब्लिक है वो जाके परचेज करेगी। देखिए मैं आपको आपके तवज्जो से ये कहूंगा, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मैं भी माशाल्लाह इस मुल्क में 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इस मुल्क में ही हमने रहना है, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में रहेंगे। इतना पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर, इतना पोटेंशियल है अगर हम काम करना चाहें। तो मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ कि देखिए इतना हमारे पास एक बात यह है कि हमसे एक हिस्सा अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो पोटेंशियल वो भी हमारी तरह, इंडिया को देख लिया हमारी तरह ही पोटेंशियल उनकी, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो शेख साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कि आपके जो मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे बिल्कुल सही कहा अल्ताफ भाई ने जो बात कही, मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि जब सब चीज़ हो गया तो ताजिर क्या करेगा, लेकिन बात वो होती है कि क्या ताजिर कभी ये सोचता है कि चलो जी प्रॉफिट पहले मैं 15% ले रहा था, तो अब मैं प्रॉफिट के जो रेशियो को कम कर दूँ तो थोड़ा सा सस्ता हो जाए? नहीं देखिए, बिल्कुल इनकी बात उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ। दूसरी बात ये कहने का कि जो भी आपने जुमला कहा कि हमें अपने प्रॉफिट का रेशियो कम करना चाहिए। रिटेल की सतह पे तो मैं आपको बाखुदा इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमने अपने प्रॉफिट को जो है बिल्कुल इस तरह ले आए हैं कि हम कहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारी सेल का टर्नओवर घूम जाए। मैं 10 से 12 लाख रुपए, मेरी 4 ब्रांचें, मैं 10 से 12 लाख रुपए महीने का नुकसान कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। अच्छा, यकीन कीजिए आप। लेकिन बात ही इसमें बिजली के बिल का सबसे बड़ा होगा असल मसला। अब ये तमाम चीज़ें ना आप आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल। देखिए जब डॉलर का इम्पैक्ट होगा, अच्छा डॉलर पे फ़र्क आता है 10 रुपए का, ये एकदम जो आइटम होता है ना, जो मकसद है कि वहाँ से जो पार्ट्स आते हैं, आवाम ये कहती है कि हुकूमत 5 रुपए बढ़ाती है, दुकानदार 50 रुपए बढ़ा देता है। सर दुकानदार नहीं बढ़ा देता, मकसद ये कहने का कि मैन्युफैक्चर बढ़ा देता है। देखिए जब मैन्युफैक्चर से कोई चीज निकलेगी ना, हाँ, तो बस मैं इस बात को, मैं भी इस बात से मानूं। मैं यही कह रहा हूँ कि रिटेलर मजबूर क्या है, रिटेलर क्या करेगा? जब मुझे गाड़ी 75,000 रुपए की कंपनी देगी, 78,000 रुपए की देगी होलसेल के अंदर, तो मैंने 1,000 रुपए का नफा तो उसमें रखना है ना। उसके आपने रेट ऑफ प्रॉफिट को नीचे कर दिया काफी। बिल्कुल रियल बता रहा हूँ मैं आपको, और पूरे पाकिस्तान में सर यही पोजीशन है। आप अगर आप एसी की दुनिया में आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 80-80 हजार के 90-90 एसी कौन खरीद रहा है? कहाँ बिक रहे हैं? सर कहाँ बिक रहे हैं? बंद हो गया सर, इंस्टॉलमेंट पे चले जाए। सर इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो रही सर, इंस्टॉलमेंट से पैसे नहीं मिल रहे हमारे को। मैं भी इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से जो कोविड का दौर चला है उसके बाद से सर अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये अलग बात है, लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। सर मैं आपको बताऊं, एसी के बहुत यूनिट बंद हो गए, कंजप्शन बहुत कम हो गई है। मैं आपको बताऊं, परचेजिंग पावर बहुत कम हो गया। परचेजिंग पावर की वजह से जो मेरे भाई ने कहा, इनको रिटेलर्स को अगर बायर नहीं होगा तो डेफिनेटली दे कैन एक्सक्यूज देयर प्रॉफिट्स, और अगर इनको लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए नुकसान करके भी बिजनेस करना है टर्नओवर के लिए, तो ये करते हैं। देखिए एक होता है बिजनेसमैन का प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा ही करूँ, मौजूद के साथ आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो आते हैं मैसेजेस आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं, वो मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मोबाइल टेलीफोन, एक मोटरसाइकिल, सबसे ज़्यादा जो इनके मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा पहुंचाते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स पहुंचाते हैं। मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, मोटरसाइकिल गायब होती हैं। लाजमी सी बात है कि बंदा जो है ना वो मजबूर होता है, वो दूसरी खरीदने जाता है। मोटरसाइकिलें खुल के बिक रही हैं, ऐसे ही खुल के बिक रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही 100%। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी पता है। ऐसे ही जब तक वो पॉइंट्स बंद नहीं होंगे ना, जहाँ पर चीज़ें खुल के बिकती हैं, जहाँ जो उनका बायर है, उस वक्त तक मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि ये एक टर्नओवर चलता रहेगा। उन लोग खरीदेंगे, उनको छिन जाएगी, डकैती होगी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आएंगे, और फिर वो दोबारा बेचारा खरीद। अभी क्या हुआ शादमान में, पिछले हफ्ते की बात है, महीने की, एक बंदे की मोटरसाइकिल छिन गई। वो तीसरे चौथे दिन दूसरी मोटरसाइकिल लेने के लिए गया था, उससे वो छीनने के लिए आगे पैसे, उसने मुजामत की, उसको गोली मार दी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी रहमान साहब कुछ कहें आप भी इस पे?
देखें अभी सबसे पहले आपने जिक्र किया अल्ताफ भाई बड़े मतलब कि जज्बाती हो गए थे, कराची में प्रॉब्लम्स क्या हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के साथ पंजाब चल रहा है, कराची क्यों नहीं चल रहा? मतलब अल्ताफ भाई की बात से आप बिल्कुल सर देखें मुत्तफिक हैं। उसमें कराची में इतनी प्रॉब्लम है। देखें कराची में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBC 100%। और ये कराची अल्ताफ में भाई साहब ने जो थोड़ा सा लिहाज कर लिया कि SBC का नाम नहीं लिया। कराची में बिजनेस तबाह करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। उसके बाद आप रेवेन्यू का महकमा देख लें, इसके इतने घपले हैं कि कोई भी कोई जगह लेता है तो हर पार्टी को इसने रेवेन्यू के चलाने शुरू करता है। अच्छा, मैं जिक्र करूंगा गुलिस्तान जोहर स्कीम 33 सरजानी टाउन का। चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट कोई 2500 फैसले दे चुके हैं कि यहाँ पर कब्जे खाली करवाए जाएं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एक स्कीम 33 और एक सरजानी गुलिस्तान जोहर 40% कब्जे में है सर। तो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अपना चीफ मिनिस्टर सिंध, वजीर बल्दियात सिंध, कराची पुलिस चीफ, ये सब इन कब्जा ग्रुप्स के सामने बेबस हैं। और ये जो सिस्टम के लोग हैं, ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी भारी हैं और ये चीफ मिनिस्टर से भी भारी हैं, इनसे कब्जे कोई खाली नहीं अच्छा, करवा ओवरसीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, ओवरसीज की शिकायत भी ये कि वो चीज अगर प्लॉट खरीदते हैं उस पर कब्जे हो जाते हैं। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके बाद इलीगल जितनी कराची में कंस्ट्रक्शन है, इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटेटर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका पुलिस है सर। पुलिस तो शामिल है उसके साथ। अब उन्होंने एक नया एक मंजन बेचा था जिसमें उन्होंने एक मुश्तरका कमेटी बनाई, जिसमें DC को भी इसी काम पे लगा दिया, जिसमें AC को भी इसी काम पे लगा दिया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को भी इसी काम पे लगा दिया और इलाका SHO को भी इसी काम पे लगा दिया। यानी कि कोई और धंधा नहीं है, रियल एस्टेट के कारोबार देखो और यहाँ पर जो है ना आप पैसा बनाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं। और माजरत के साथ अल्ताफ साहब बैठे हैं आबाद के, मुझे कुछ बिल्डरों पे इख्तलाफ है कि एसोसिएशन बनती है अपनी कम्युनिटी की फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन इनके भी कुछ बिल्डर्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फैसिलिटेटर हैं और ये भी जो है ना इनके सामने बेबस हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं ना सर, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि सारे फरिश्ते होंगे। मैं आपको एक मिनट जरा पूरी बात कर लें। देखें आज आप जितनी कराची में जवाब दे दीजिएगा ना फिर आप। जितनी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आज जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस पर भत्ता लेती है या बिल्डर से जो अंडर हैंड पैसे लेती है, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी कराची में रहता हूँ, ये सारा निज़ाम तबाह हो चुका है। और एक आम आदमी जो 120 गज़ का नक्शा पास करवाने जाता है, उससे भी इतने पैसे मांगे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो पैसे नहीं देता तो ज़िंदगी भर अपनी जूतियाँ घिसाता रहेगा इसी महकमे के ऊपर, ये कोई काम नहीं करेगा। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने बताया मसला कब्जा ग्रुप्स, सिस्टम के नाम के ऊपर सरजानी टाउन के आधे सेक्टर्स के इस वक्त कब्जे में चले जा चुके हैं। गुलिस्तान जोहर 40% कब्जे में जा चुका है। स्कीम 33 में ये मसला है, लेकिन पता नहीं तो 63 और में भी तो ये मसला है। बिल्कुल जमीन की फाइल 5-5 लोगों के पास है। MDA 63 टाउन और कोरंगी मैरान टाउन देख लें। और यकीन करें कि ये इस शहर कराची में तमाम अदारे, जिसमें मैं पुलिस भी कहूँगा, जिसमें मैं DG रेंजर्स भी कहूँगा कि रेंजर्स आप यहाँ पर आए क्या लेने के लिए? आप यहाँ पर पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, अमन अमान देने के लिए आए थे, VIPs को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आए थे। ये अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं, लोगों की कमाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा लगा है। रेंजर्स के पास इख्तियार नहीं है सर, इख्तियार है क्यों नहीं है? आप पुलिस के सर इसका ताल्लुक डायरेक्ट अमन अमान और दहशतगर्दी से है। रियल एस्टेट का पैसा आप जब DNF BP से निकले तो आप पे सबसे बड़ा FATF की ग्रे लिस्ट में इख्तलाफ ही उनका रियल एस्टेट एजेंट्स का था कि रियल एस्टेट में जो आपका पैसा आता है सारा ब्लैक मनी यहाँ पर इसी में फैसिलिटेट होती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी इस मुल्क को अमन अमान देना है, बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये मुझे बताए कब्जे में कौन लोग मुलविस होते हैं? सर सिस्टम के लोग हैं सारे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम के कोई हुकूमती मदद के बगैर सिस्टम चला सकता है? आप तो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत का एक निजाम होता है, हुकूमत का एक सिस्टम सर पैरेलल चलता है और बैरोक्रेट इसके अंदर आप ये कहें कि आपके इंतजामी उमूर में जितने लोग भी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ लोग हैं, ये तमाम सिस्टम चला रहे होते हैं। चीफ जैसे सिंध हाईकोर्ट आपको 50 कुछ वजीर हैं, कुछ वजीर हैं, वो भी सिस्टम चला रहे हैं। सर सब लोग मुलविस हैं, ये पूरा एक धंधा है। मैं ये करूंगा कि जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुका है कि कब्जे खाली करवाए जाएं, जब आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुका है कि कब्जे खाली करवाएं, क्या कराची पुलिस चीफ इतना बेबस है? क्या चीफ मिनिस्टर सिंध इतना बेबस है? क्या वजीर बल्दियात इतना बेबस है कि वो इन कब्जा ग्रुपों से छुटकारा नहीं दे सकता? आए रोज की ये 50 कहानी है। आप आए तो सही, आप सर्वे तो करें। सर मैं कर चुका हूँ, तभी तो मैं बैठा हूँ, तभी तो मैंने आपसे कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो बुरी हालत है ना, इस पर तो पूरी एक ख्याल में 6
6-7 घंटे की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना लें, फिर भी नाको मोल अल्लाह रसूल की लोग इल्तजाएं देते हैं सर। आप अपना ये अभी आपने एहसनाबाद का जिक्र किया, आपने स्कीम सर एहसनाबाद में जब डेमोलिशन हो रही थी तो मैं वहाँ मौजूद था जिसमें डेमोलिशन हो रही थी, जिसपे कि पुलिस वाले भाग गए और हम वहाँ खड़े रहे। लोगों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे, आप रहेंगे तो पुलिस वाले चले जाएंगे, और यही हुआ। 16 मोबाइल आए पुलिस की, हम खड़े रहे, हमें देख के वो चले गए। जब हम चले गए उसके बाद उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक मजे की आपको बताऊं, सरजानी का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नुमाइंदा, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का नुमाइंदा, कब्जा ग्रुप ने उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी, उसको जेल कस्टडी कर दिया। आप अंदाजा कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि टाइम भी थोड़ा कम है। थोड़ा अल्ताफ भाई कुछ जवाब देना चाहें, जल्दी से दे दें। देखिए, मैं ये कहूँगा इलीगल कंस्ट्रक्शन तो देखिए हम भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है, जिसकी ना कोई परमिशन है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई पूछने वाला है। अभी मैं देख पढ़ रहा था 600 बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये तोड़े। हम आपके साथ हैं, हम लीगल कंस्ट्रक्शन के साथ खड़े हुए हैं, हम लीगल कंस्ट्रक्शन के साथ खड़ेंगे। फैसिलिटेटर की ये बात करी इन्होंने, तो देखिए हम फैसिलिटेट क्या करेंगे, हम तो खुद एक अफेक्टेड हैं, हम तो खुद जाते हैं SBC रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हमारे मेंबर देखें, हमारे मेंबर हैं तो हमारे मेंबर जाएंगे, जो इसका नॉर्म सिस्टम है वो सिस्टम को अडॉप्ट करके, हमने जो भी एक सिस्टम अडॉप्ट करके नक्शे पास करवाने के बाद अगर हमारा फ्लोर वाइलेशन के बगैर हम करते हैं, जो कंपाउंडेबल काम है वो हम करके अगर फैसिलिटेट करते हैं और एक अच्छी चीज़ मुहैया करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे बिल्डर मैक्सिमम साइट पे बात करता हूं कि नहीं, हम तो खुद एक विक्टिम है। जितने इन्होंने बात करी जो कब्जा है, तो ये कब्जा किसके है? सारे आबाद के मेंबर्स के जो लीगल काम कर रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें इस वक्त खड़ी हो गई। आज ही मैं आपको कह रहा हूं, तो हमारे एक मेंबर है, 2 जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनकी ऑफिस पे आए, उन्होंने कोर्ट का स्टे ऑर्डर लिया, जेन्युइन कागजात है, हर चीज़ है, तो सिस्टम ने नहीं मान रहे, वो सिस्टम ने नहीं माना, बोला हम सिस्टम को नहीं मानते, हम नहीं मानते, कोर्ट ऑर्डर्स को हम नहीं मानते। तो मुझे बताएं, इस हालात में भी इतने कठिन हालात में पहले हमारे पास क्या हालात थे? लॉ एंड ऑर्डर के बहुत खराब थे, पहले किडनैपिंग थी, उस हालात में भी काम किया, इस हालात में भी काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट बिजनेसमैन, गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट और जेन्युइन बिल्डर्स के काम करे। वो काम करने के लिए हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, हम काम करेंगे। और ये जो हो रहा है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को रखना चाहिए। इसके लिए हम अपील भी कल परसों इंशाल्लाह देंगे अखबार में। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, गवर्नमेंट को इसका लेना चाहिए। IG, DIG, DG रेंजर्स को, कोर कमांडर को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करें, कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करें, जेन्युइनिटी को अपना 2 जुमले बता दीजिए कि हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं या क्या? जल्दी। देखिए, मैं तो हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, खुदारा पाकिस्तान की 25 करोड़ का आवाम का ख्याल करे, और बिलखुसूस जो इस वक्त जो रेटों का जो रेट मामला जो है, जो बहरान आया हुआ है, इसको किसी तरीके से कंट्रोल करे। और सिंध गवर्नमेंट से मैं ये मुतालबा करूँगा कि जो आपने PDM के साथ आप जुड़े हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप को अलग करें इनसे, ताकि कम से कम कुछ पता तो चले कि कौन क्या कर रहा है। वो दावे वादे करके वो हुकूमत आई थी, ये नहीं आई थी सिंध गवर्नमेंट। तो लिहाजा मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से कहूँगा कि अपने आप को इस PDM से अलग करें। जी रहमान साहब। जी देखें, मैशियत बगैर आपके सियासी इस्तेकाम के बगैर आपकी मैशियत नहीं लाजिम हो सकती। आप जितनी मर्जी दवाई ले लें, पैरासीटामोल ले लें या कुछ, लेकिन ये तो कैंसर है ना, कैंसर में पेट्रोल की गोलियां खा रहे हैं। सर देखें, मैं ये कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी इस मुल्क को जो असल अदारे चला रहे हैं, वो खुदारा देखें इसको। ओके। थैंक यू सर, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि यहाँ पर एक जो वाज़ेह जो नतीजा निकला वो ये है कि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से सारे के तमाम जो है कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, चाहे वो वफाकी हो सूबाई हुकूमत, दोनों। फिलहाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।